कंडक्टर का मतलब मेरे पास सिंपल है कि मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, मान लो अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव की तरफ आएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव से जब अट्रैक्ट होकर ये पॉजिटिव की तरफ आएंगे, ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ये होती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाने के लिए ताकत कहां से मिल रही है, कौन है जो इसको फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स जनरेट कैसे हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हमें एक सोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके लिए हमें एक सोर्स की जरूरत पड़ती है, और सोर्स का मतलब क्या होता है कि सोर्स एक ऐसी चीज है जो आपको एनर्जी देगी। और इस सोर्स के अंदर एनर्जी कहां से जनरेट हो रही है, ठीक है, प्राइमरी सेल बोलते हैं इसको हम लोग, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बैटरी बोलते हो। बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो बैटरी बनेगी। और ऐसे हम इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सेल है इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के कारण ये ऑटोमेटिकली खुद एनर्जाइज है। देखो, किसी भी एनर्जी को जनरेट करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी एनर्जी को वर्क डन करने के लिए मुझे फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स कैसे लगा, वो लगा इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी से, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के कारण इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होती है, ठीक है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सके विद इन अ कंडक्टर। तो विद इन अ कंडक्टर मेरे जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है हमेशा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, वर्क डन इन कैरिंग वन चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, यूनिट चार्ज को, एक चार्ज को, ठीक है, वर्क डन इन कैरिंग वन चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आप ये समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से आपको क्या शो कर रहा है, आपको ये एनर्जी शो कर रहा है, और कुछ नहीं शो कर रहा है, ये एनर्जी ही शो कर रहा है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत सीधा मतलब है कि ये आपको एनर्जी शो कर रहा है, राइट, ठीक है। यहां पे बहुत सारी चीजें और भी लिखी हुई हैं, इसको आप एक बार नोट मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम आएगा। बट इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ये थोड़ा सा बड़े लेवल की चीज है, ये आपको अभी बिल्कुल बेसिक पे नहीं समझ में आएगी। अभी हम एकदम बेसिक एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, राइट। अब अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, आप नोट्स की टेंशन मत लेना, वो सारा काम हमारा होता है, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सब हमारा काम है, उसकी टेंशन आपको नहीं। आपको सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है और मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने, बाकी सारा टेंशन हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम कुछ बेसिक बेसिक चीजों पे काम करते हैं जरा, राइट। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसी पोटेंशियल पे पहले समझते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज है, 2 कूलम, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट हुआ, ए हुआ और ये बी हुआ, ठीक है। तो इस ए और बी के बीच में, ठीक है, इस ए और बी के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का है, ठीक है। और आपको चार्ज कितना मूव करना है, 2 कूलम का चार्ज आपको मूव करना है, ए से बी की तरफ आपको 2 कूलम का चार्ज मूव करना है। तो अभी अभी पता है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आपको 12 वोल्ट दे रहा है, ये 2 कूलम दे रहा है। तो ये कितना हो गया, 24 जूल्स का आपको वर्क डन करना पड़ेगा। 24 जूल्स का आप वर्क डन करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अभी इसमें हम लोग कोई बात नहीं कर सकते, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है नहीं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट एनर्जी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ये, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एनर्जी सिर्फ दो ही तरीके की होती है। लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था, एनर्जी सिर्फ दो ही तरीके की होती है। अगर दौड़ रहे हो, चल रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी, अदरवाइज दुनिया की हर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन किया जा सकता है। क्लास 11th 12th में अगर आप साइंस लोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि थर्मल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, हर जगह पोटेंशियल वर्ड हम घुसा देंगे, ठीक है।
इसका मतलब पोटेंशियल वर्ड का मतलब ही नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी से ही तो पोटेंशियल आया है वर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? क्लास 11th में पढ़ के, सॉरी क्लास 9th में पढ़ के आए हो। पोटेंशियल एनर्जी की नॉर्मल डेफिनेशन आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की नॉर्मल डेफिनेशन? पोटेंशियल एनर्जी की नॉर्मल डेफिनेशन हमारी होती है कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ शेप, साइज, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। शेप, साइज, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन वर्ड में सब घुस जाता है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन वर्ड में सब घुस जाता है। यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी घुसा लेते हैं, यहां पे हम मैग्नेटिज्म भी घुसा लेते हैं। कैसे घुसा लेते हैं ये डिटेल्स हम लोग 11th क्लास में सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये कॉन्फ़िगरेशन वर्ड में पूरे दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा। अभी वर्क डन निकालना है, चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट द फाइनल आंसर, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कि अगर अगर कभी आपको, है ना, अगर कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल गया कि देखो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, राइट, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये आपको पता है। अगर नहीं पता तो इसे रट लो, ये नंबर आपको याद होना चाहिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोग मास की बात करते हैं, जैसे कि लेंथ की बात करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसे हमें मेजर करना पड़ता है। आपसे कोई पूछेगा आपका वेट कितना है, तो आप जाके ये नहीं बोलोगे भैया मेरे को फॉर्मूला दो बताएंगे। तो वैसे ही इस वैल्यू को मेजर किया गया है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इफ द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज 0.32 एम्पियर, करंट जो है, करंट की वैल्यू कितनी है? 0.32 एम्पियर है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड पास थ्रू द वायर इन 1 आवर, एक घंटे में वायर से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे? ठीक है, अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें चार्ज की यानी क्यू की वैल्यू निकालना है। तो करंट हमें पता है क्या होता है भाई, क्यू बाई टी। चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, पर चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज वॉस इलेक्ट्रिक करंट। यही तो होती है इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन, कि चार्ज आपका पर यूनिट टाइम में कितना जा रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्यू क्या हो जाएगा आपका? आई इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां से। ठीक है, अब आई की वैल्यू आपको दे रहा है 0.32 एम्पियर। टाइम क्या बोल रहा है आपको? 1 घंटा, 1 घंटा। अब देखो यहां पे आपका प्रॉब्लम आएगा। आप बोलोगे सर 1 घंटा दे रहा है, 1 घंटा मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें घंटे को किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट में। मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में। क्यों चेंज करना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम रेट की बात करते हैं, पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, तो जो करंट की डेफिनेशन में पर यूनिट टाइम है वो पर सेकंड फ्लो निकालते हैं हम लोग, नॉट पर आवर फ्लो। तो ये जो 0.32 एम्पियर, एम्पियर का मतलब हो गया इतने कुलम पर सेकंड। एम्पियर का मतलब हो गया इतने कुलम पर सेकंड। ठीक है, इसलिए हमें टाइम को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्यू की वैल्यू आपको निकल गई। और क्यू क्या होता है आपका? क्यू आपका होता क्या है? एन इंटू ई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बहुत सिंपल चीज है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसका मतलब एन इंटू ई जो है वो इस एन इंटू ई जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका? 0.32 इंटू 60 इंटू 60, 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 आवर था इसलिए हमने 1 लिखा है वो। ठीक है, पहले हमने इसे मिनट में चेंज किया, फिर हमने इसे सेकंड में चेंज किया। ठीक है, अब देखो ई तो आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू, और ना दिया हो तो भी आपको रटी हुई होनी चाहिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.32 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय
ठीक है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सारे मैथ्स जानते हो, ठीक है। आप बड़ी ही आसानी से, सारे के सारे आप मैथ्स जानते हो, बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। और इसको कैलकुलेट करके आप ये चेक कर सकते हो कि इन चार आंसर्स में से मेरा कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन आपके ऐड ऑन हुए हैं आपके सिलेबस में, तो ये उसके लिए एक एग्जांपल है। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब खुद से सॉल्व करोगे तो 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में आपको। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। करंट क्या होता है आपका, Q बाई टी होता है। वहां से पहले हमने चार्ज निकाला और उस चार्ज को किससे कंपेयर किया, N इंटू ई से, क्योंकि चार्ज हमारा N ही होता है और हमें निकालना ही N था नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब N, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज आपको इसमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये सिंपल सी चीज आपको इसमें समझनी पड़ेगी, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम था, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाला क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां तक की कहानी तो हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया ही था, ठीक है। पोटेंशियल हमने समझा ही था, राइट। कुछ क्वेश्चन करके हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको अभी भी समझा दिया क्या होती है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाना चाहूंगा ताकि आपको बेसिकली समझ में आए, ताकि नेक्स्ट ईयर कभी कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है तो आप उसको रटा रटाया आंसर ना दो, ठीक है। तो देखो इस पे हम थोड़ा सा बेसिक्स पे चलते हैं कि आप एक चीज समझो कि मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर रखा, राइट। और इस कंडक्टर के अंदर में मेरे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो ऑलरेडी किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर की डेफिनेशन ये है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और लास्ट क्लास में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कि वो इलेक्ट्रॉन जिनका आपके पेरेंट न्यूक्लियस के साथ में एनर्जी कम है, जिसको आप इजीली लैटिस में मूव कर सकते हो, ठीक है। दे आर रेडी टू मूव। वो चाहे आप उनसे केमिकल रिक्वेशन कराओ तो वो भी वो पार्टिसिपेट करने को तैयार है, ठीक है। दे आर रेडी टू मूव और बहुत कम एनर्जी में वो मूव कर जाएंगे, इतनी एनर्जी में जो कि हम किसी ना किसी दूसरे सोर्स से जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा सोर्स जनरेट करने वाला एनर्जी का क्या है हमारा, वो है बैटरी प्राइमरी सेल। अब देखो ये कंडीशन क्या होती है जरा समझो, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि आपको ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, यहां तक की कहानी तो हम सीख लिया। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट हो गया V के बराबर, ठीक है। अब ये जब पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, तो एक ये इमेजिन करो, ठीक है। बहुत दिनों से आप स्कूल नहीं गए हो, या हो सकता है कुछ लोग शायद जा भी रहे हो, अभी दोबारा स्कूल ओपन हुए हैं, तो बहुत से लोग नहीं भी जा रहे हैं अभी। लेकिन जब आप स्कूल जाते थे इस कोविड के पहले, तो क्या होता था, टीचर क्लास से निकला और क्लास की सिचुएशन कुछ ऐसे ही होती थी। हर बच्चा अपने डायरेक्शन में, सबके पास एनर्जी है, सबके पास एनर्जी है, लेकिन सब कुछ ना कुछ अपने डायरेक्शन में, ठीक है, बिजी हैं, ठीक। कोई किसी और के साथ प्ले कर रहा है, कोई किसी और के साथ प्ले कर रहा है, कोई कहीं मस्ती कर रहा है, ठीक है। टीचर नहीं क्लास में। एज सुन एज टीचर एंटर्स, जैसे ही आपके क्लास में टीचर एंटर करती है या करता है, तो क्या होता है कि आप सारे अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हो, ठीक है। समझना इस बात को ध्यान से, बहुत मैं $1,000,000 की चीज बता रहा हूं आपको। आप सारे अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ गए और ये पॉजिटिव चार्ज कौन है, ये मेन टीचर है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जहां क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो आप एक सीक्वेंस में आपके आपकी एनर्जी को डायरेक्शन मिल गया। लेकिन क्या आप इतनी आसानी से टीचर को देखते ही बैठ जाते हो, नहीं। टीचर को थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, टीचर को थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है, चीखना पड़ता है, क्वाइट चिल्लाना पड़ता है, सिट इन योर पोजीशन चिल्लाना पड़ता है, तब जाके आप बैठते हो। तो आप अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, तो ये जो इनिशियल एनर्जी टीचर ने लगाई, ये तो वेस्टेज है, ये तो खाली आपको अपनी जगह पे बैठाने के लिए यूज हो रहा है, इस पे आप पढ़ाई करना तो सीख ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी बैटरी से भी होती है जो आपकी वेस्टेज होती है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि नो बैटरी और प्राइमरी सेल कैन जनरेट 100% करंट, ठीक है।
ये मैं कुछ बारीक बातें आपको सिखा रहा हूं। क्यों नहीं कर सकता? कि यहां पे भी क्या है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन मेरे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब अपने अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे ही मैंने पोलैरिटी लगाई तो बैटरी की कुछ एनर्जी इस काम में जा रही है कि वो यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में लेकर के आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले रेडी हुए चलने के लिए, अभी फ्लो करना चालू नहीं करें। तो मान लो मेरी 10 वोल्ट की बैटरी है, तो हो सकता है कि 0.5 वोल्ट तो इसी काम में चला गया मेरा। तो कुल कितने वोल्ट मैंने यूज किए? कुल कितने वोल्ट मैंने यूज किए? 9.5 वोल्ट यूज किए। 0.5 वोल्ट तो मेरा खर्चा हो गया खाली इसको एक डायरेक्शन में लाने को। अब टीचर ने पढ़ाना चालू किया, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होना चालू हुए। ठीक है, राइट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू होंगे तो ये हो गया आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये याद रखना, ये कई बार 1 मार्क में पूछा गया है। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं उस डायरेक्शन से अपोजिट अपोजिट जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा अपोजिट? आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा, सर ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन तो इधर भेज रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन इधर क्यों नहीं दिए? आप क्यों बोल रहे हो उल्टा होना चाहिए? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। कई लोग आपको उल्टे सीधे लॉजिक देंगे इसके पीछे आपको, ठीक है, किताबें नहीं देंगी, लोग देंगे, है ना। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग हैं जो इसका आपको उल्टा सीधा लॉजिक देंगे, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय द साइंटिफिक सोसाइटीज कि ऐसा डायरेक्शन कन्वेंशन हम रखेंगे, राइट। हम डायरेक्शन कन्वेंशन हमेशा बैटरी की डायरेक्शन से रखेंगे, ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से रखेंगे। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझ रहे हो बात को? ये बहुत बारीक चीज है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपका टोटल स्ट्रक्चर होता है फ्लो ऑफ करंट का। अब इसके बाद भी आपका 100% का पूरा कन्वर्जन थोड़ी हो जाएगा भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो यहां पे मेरे 50 इलेक्ट्रॉन, जस्ट एक रैंडम रफली बिना सिर पैर का एग्जांपल ले रहे हैं कि यहां 50 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या पूरे 50 इलेक्ट्रॉन मेरे पॉजिटिव में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आपका टीचर आया स्कूल में, उसने आपको पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो क्या हर बच्चे को बराबर समझ में आ गया? नहीं आया। हर बच्चे को बराबर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया बराबर समझ में? क्यों नहीं आया बराबर समझ में? ठीक है, कई रीजन हो सकते हैं उसके, राइट। पहला रीजन ये है कि बच्चे ने अपना ट्यूशन लगा रखा है, तो बोला यार मैं स्कूल वाले सर से पढ़ के करना क्या, ट्यूशन वाले सर तो पढ़ा ही रहे हैं, अच्छे से नोट्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मैं ट्यूशन वाले सर से पढ़ लूंगा। दूसरा रीजन ये है कि बच्चे ने क्या बोला कि यार मैं जो सर पढ़ा रहे हैं वो मेरे को ठीक से समझ में नहीं आ रहा, एक बार मैं समझ में नहीं आया, मेरा कंसंट्रेशन टूट गया, अब तो दोबारा पकड़ ही नहीं पाया, पीछे का ही छूट गया मेरा। तीसरा रीजन क्या है? ठीक है, कि यार वो पड़ोस वाला लड़का तो बहुत अच्छे नोट्स बनाता है, उसके नोट्स देख के समझ लूंगा, अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, थोड़ा खेल लेता हूं, राइट। दीज आर द दीज आर नथिंग बट वॉट दीज आर नथिंग बट वॉट दीज आर रेजिस्टेंस। ये आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, ये आपकी सोच है। तो वैसे ही हमारे कंडक्टर के अंदर भी बहुत सारे रीजंस होते हैं करंट को ना फ्लो करवाने के। तो पहला रीजन क्या? अच्छा, ये रीजन हो, रेजिस्टेंस होता क्या है? ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम लोग आ गए अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट से रेजिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक करंट का आपको डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन का मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, आपको समझ में आ गया कि जो आई होगा वो मेरा क्यू बाई टी होगा। अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की चीज है ही नहीं, ठीक है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब हम लोग आ रहे हैं कि क्या मेरे पूरा का पूरा चार्ज जितना फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था वो सारा ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। डेटा ये बोलता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये बोलते हैं कि मैक्सिमम 70% तक का ट्रांसफर होता है, ठीक है, मैक्सिमम 70% तक का ट्रांसफर होता है, उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता है। तो बाकी 30% ट्रांसफर क्यों नहीं होता? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर के अंदर खुद अवेलेबल है। आपको अगर मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही पूरी, तो ये रेजिस्टेंस आपके दिमाग में खुद अवेलेबल है, इसके जिम्मेदार आप भी हो, और चूंकि आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया तो शायद मैं भी। वही चीज है यहां पे कि आपका जो मटेरियल है, कॉपर है सपोज, तो कॉपर पूरा 100% प्योर कॉपर नहीं होगा, ये पहला रीजन है।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस के जो बेसिक रीजन होते हैं ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। पहला होता है आपका कार्बन इंक्लूजन। हर मटेरियल के अंदर कार्बन की कुछ मात्रा पाई जाती है, ठीक है, कार्बन इंक्लूडेड रहता है। तो कार्बन जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, हिंड्रेंस करता है। वो डिमांड करता है कि ज्यादा एनर्जी लगेगी, मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है, लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कई कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि कुछ एटम को, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन को तो ट्रेवल करने देते हैं, लेकिन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा एनर्जी की डिमांड करते हैं। अब ये क्यों करते हैं इसके डिटेल में आप मत जाओ, ये आपकी उम्र का काम नहीं है, ये 12th क्लास में सीखेंगे हम। 12th क्लास में जब ये चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे, शायद मैंने पहले ही बताया था, क्लास 9th का पूरा सिलेबस 11th में रिपीट हो जाता है, और क्लास 10th का पूरा सिलेबस जो होता है वो 12th में रिपीट होता है, ठीक है। तो उसमें हम आपको ये डिटेल में समझाएंगे कि कैसे कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, कैसे उसकी वेलोसिटी चेक करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये बात हो गई रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के ये दो मेजर रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोई टीचर आपको नहीं बताने वाला कि रेजिस्टेंस आता क्यों, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भैया रेजिस्टेंस तो आ गया, तो रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस तो आ गया वायर के अंदर, अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेजर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस अब आ गया, तो पहली बात तो ये समझो कि रेजिस्टेंस हम बोल किसको रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अभी अभी हमने समझा किसको बोल रहे हैं, भाई मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर में मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ठीक है, राइट। इस कंडक्टर के अंदर मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, और यहां मैंने बैटरी लगाई और मैंने यहां से 50 भेजे, यहां 50 पहुंचे नहीं भाई, 50 का 70% पहुंचा यहां पे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये जो मेरा 30% का लॉस हो गया, ये रेजिस्टेंस है। तो अब वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आप देखो ना, जितनी लंबाई बढ़ाते जाओगे, ठीक है, उतना दूर उसको ट्रेवल कराना है ना यार, है ना। मैंने लंबाई बढ़ा दी, थोड़े कार्बन पार्टिकल यहां थे और लंबा कर दिया, दो चार यहां मिल गए, मान लो यहां से वायर को काट देता तो ये वाले दो कार्बन तो निकल जाते ना, मैंने तो उनको भी ले लिया। तो जैसे जैसे मैं लंबाई बढ़ा रहा हूं, मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये नॉर्मल सरफेस एरिया नहीं है, ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलो समझते हैं। कोई वायर है, इस वायर को मैंने काटा, ठीक है, राइट। काटना जो वर्ड होता है, ठीक है, उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेक्शनिंग, है ना। खंड करना, कट करना, ठीक है, सेक्शनिंग। जैसे आपके सेक्शन डिवाइडेड होते हैं स्कूल्स में, सेक्शन ए मतलब क्लास 10th का एक हिस्सा कट कर दिया, इसे सेक्शन ए, क्लास 10 सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शनिंग मतलब कट करना इंग्लिश में। तो यह मैंने इसको यहां से कट किया वायर को, ये पूरा सॉलिड वायर, मैं यहां से अगर उसे देखूं तो वैसे तो ये वायर सिलेंड्रिकल है, लेकिन जब मैं इसे सिर्फ देख रहा हूं तो मुझे एक सर्कल दिखाई देगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्या, सर्कल, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, जो कट करके मुझे एरिया दिखाई दे, ठीक है। ट्रांसवर्सली कट करने के बाद जो मुझे एरिया दिखाई दे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप एरिया बढ़ाओगे, अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे, मान लो मैंने इसको बड़ा कर दिया, मैंने इस वायर को थोड़ा मोटा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जगह ज्यादा मिल जाएगी ना भाई, सिंपल सी चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जगह ज्यादा मिल जाएगी। क्लास 12th में मैं आपको ये इक्वेशन के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे एरिया बढ़ने से जगह ज्यादा मिलती है। क्लास 12th में जब आएंगे तो इक्वेशन के साथ हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने की जगह ज्यादा मिल गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया ना, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा है जिसपे और ये डिपेंड कर रहा है। तो अभी मैंने बताया ना, रेजिस्टेंस के दो रीजन, एक तो कार्बन इंक्लूजन था, तो कार्बन इंक्लूजन के तो ये दो पार्ट हो गए, लेंथ और एरिया। एक और बताया मैंने, लैटिस स्ट्रक्चर, उसका लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं हो, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल बाई ए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि रो को तो हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी, ये तो आप सबने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि रो, अभी जो मैंने बताया, डज नॉट डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रजिस्टिविटी है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। समझ रहे हो बात को? जो रजिस्टिविटी है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है भाई, उसको लेंथ एरिया से कोई लेना देना नहीं है। कितना भी छोटा करोगे मॉलिक्यूल तो उसके अंदर भी रहेगा, कितना भी छोटा करोगे मॉलिक्यूल तो उसके अंदर भी रहेगा। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी है उसका लेना देना किससे है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से है। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिजिकल पैरामीटर पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। तो रजिस्टिविटी जो है वो क्या हो गई? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गई। ठीक है, रजिस्टिविटी, ठीक है, इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये अंदर की बात है। ये अंदर की बात है, ये आपने और मैंने डिसाइड नहीं किया, ये भगवान ने डिसाइड किया। कॉपर मैंने नहीं बनाया, एल्यूमिनियम मैंने नहीं बनाया, आयरन मैंने नहीं बनाया, वो तो नेचर में अवेलेबल था, मैंने तो खाली उसको उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना सीखा है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैं डिसाइड नहीं करता है, तो भगवान ने डिसाइड करके भेजा है। राइट, तो खाली मैं उसकी स्टडी करता हूं, मेरे को ये पता है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना? भाई गाय के 4 पांव होते हैं, आदमी के 2 पांव होते हैं, ये मैं सिर्फ स्टडी करता हूं, बनाने का काम मेरा नहीं, बना तो भगवान रहा ही। तो वैसे ही आपके मटेरियल के साथ है। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, दैट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या चीज? रजिस्टिविटी। 1 मार्क क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन चीजों में जो चीज भगवान ने बनाई आप क्वेश्चन थोड़ी करोगे कि कैसा क्यों, लेकिन हम इसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा क्यों, लेकिन ये ऐसा क्यों का जवाब मिलेगा क्लास 12th में, अभी नहीं। अभी उसको हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, वरना टाइम खराब हो जाएगा। तो मुझे ये चीज पता चल गई कि रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी को अगर आप उल्टा कर देंगे सरकार, तो आपको क्या मिलेगा? अगर इस रेजिस्टिविटी को हम उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंडक्टिविटी। क्या मिल जाएगा? कंडक्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी को हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, क्या मिल गया हमें? कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं हम लोग। राइट, अब देखो बात करते हैं कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये 3 मेन कंडक्टर हमारे। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? जैसे जैसे नीचे जाओगे आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, एल्यूमिनियम की फिर थोड़ी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ रही मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और कंडक्टिविटी क्या होगी? ठीक है, रेजिस्टिविटी नीचे बढ़ती जाएगी और कंडक्टिविटी नीचे घटती जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी होगी? सिल्वर की होगी। राइट, कंडक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी होगी? सिल्वर की होगी। अभी मेरे ख्याल से 5-7 एपिसोड पहले ये कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन था कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा होता है? वो सिल्वर होता है। ठीक है, लेकिन सिल्वर की कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए तार हम सिल्वर के नहीं बनाते हैं। तो सबसे जो मेजरली यूज्ड कंडक्टर है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम की कॉस्ट सबसे कम होती है। कई जगह पे जहां पे, अच्छा ये चीज समझने वाली बात ये है कि यार यहाँ पे ये सब बताते हैं, ये स्कूल टीचर बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, सब बताएंगे। यहाँ पे ये यूज करते हैं, यहाँ पे ये यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सस्ता है इसलिए हर जगह एल्यूमिनियम यूज करते हैं। सवाल इतना ही नहीं है, सवाल एक और है कि एल्यूमिनियम से सस्ता भी बहुत कुछ है, उसको क्यों नहीं यूज करते? तो खाली सस्ता ही सस्ता नहीं देखना ना, ऐसा नहीं देखना कि इतना सस्ता कर दिया करंट ही ना मिल रही घर में, तो पता चला उधर करंट बनाने की कॉस्ट बढ़ा दी मैंने। इसलिए उन दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम सस्ता भी है और बेटर कंडक्टर भी है। लेकिन जब आपको बहुत अच्छा कंडक्टर, खराब कंडक्टर से क्या पता चलता है कि जो करंट होगी ना मेरी, वो करंट मेरे को बहुत स्मूथ मिलेगी, बहुत फाइन करंट मिलेगी। तो जहां पे मेरे को ऐसी जरूरत होती है कि मेरे को बहुत स्मूथ करंट चाहिए, डेली लाइफ में घर के अंदर हमें वो जरूरत नहीं पड़ती, ये पड़ती है हमें इंडस्ट्रीज के अंदर जरूरत। तो जहां मुझे ऐसी जरूरत चाहिए कि जहां मेरे को बहुत स्मूथ करंट चाहिए, वहां पे हम लोग कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी जगह कॉपर यूज करते हैं। इवन घरों के अंदर भी जो मोटर वगैरह हम यूज करते हैं, मोटर वगैरह अंदर जो तार लगे होते हैं वो कॉपर के लगे होते हैं। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर, मतलब उसकी जो करंट होगी वो ज्यादा स्मूथ मिलेगी आपको, मतलब आपके जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो कम होंगे। ठीक है, क्यों कम होंगे, कैसे होंगे, अगेन ये मैटर 12th का है, वो सब वहां ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा जब आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ समझाया जाएगा। राइट, अब देखते हैं इसमें एक चीज, छोटी सी एक क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
कि एक मान लो मेरे पास में कंडक्टर है, इसको अलग से समझो पहले, अभी डेटा पे मत जाओ, ठीक है। इसकी लेंथ L1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कौन सा एरिया ऑफ, कौन सा सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, अभी अभी बताया मैंने क्रॉस सेक्शन, ये A1 है। और इसका रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, 5 ओम है, लेकिन मैं यहां पे R1 को R ले रहा हूं, थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूं। अब मैं बोलता हूं इस तार को मैंने खींच के लंबा कर दिया और इसकी लेंथ जो है, ठीक है, L1 जो है वो मैंने बढ़ा दी, L2 हो गई, और L2 कितनी हो गई, n टाइम्स हो गई, n टाइम्स मैंने इसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा नया रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ R2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया A2, भाई ये मैंने बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मैंने बढ़ा दिया कि कम कर दिया, नहीं, मैंने तो लेंथ बढ़ाया साहब, मैंने तो लेंथ बढ़ाया, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होगा, ठीक है। क्यों कम होगा, आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, आप किसी तार को खींच रहे हो तो जैसे उसकी आप लंबाई बढ़ाओगे वो थोड़ा पतला हो जाएगा। क्यों पतला हो जाएगा, क्योंकि आप अलग से कोई मटेरियल मिला रहे हो, क्या नहीं मिला रहे हो ना, जितना माल था उतने में ही तो काम कर रहे हो भाई, है ना, जितना माल था आप उतने में ही काम कर रहे हो, अब अलग से मटेरियल थोड़ी मिला रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा, राइट। तो यहां का वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अलग से कोई मटेरियल तो मिला नहीं रहे, तो वॉल्यूम कहां से नया लेके आओगे। और वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, अगर नहीं पता तो आज से नोट कर लो, वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इनटू लेंथ। फिजिक्स और मैथ्स बाय बाय भी है भाई, मतलब फिजिक्स आपकी अच्छी है तो मैथ्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, मैथ्स अच्छी तो फिजिक्स अच्छी हो जाती है। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, राइट। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, ये चाहिए। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग कितना है आपका, अभी बताया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, मतलब A1 इंटू L1 मस्ट बी इक्वल टू A2 इंटू L2। तो A1 इंटू L1 और A2 और L2 कितना है आपका, n टाइम्स L1। तो देखो L1 L1 कैंसिल हो गया, तो A2 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, A1 बाई n, ठीक है। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, दोनों केस में वॉल्यूम सेम होंगे मेरे, तो मेरे को A2 की वैल्यू भी A1 के टर्म्स में मिल गई। अब आपको पता है कि जो मेरा R1 रेजिस्टेंस जो कि R के बराबर दिया हुआ है, या चलो इसको R1 ही लिख लेते हैं, ये क्या होगा, एज पर फॉर्मूला आपको पता है रो L1 बाई A1, और R2 आपका क्या होगा, रो L2 बाई A2। अब देखो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो L2 की जगह रख दो n टाइम्स L1 और A2 की जगह रख दो A1 बाई n, तो ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 कितना हो गया आपका, n स्क्वायर रो L1 बाई A1। तो रो L1 बाई A1 क्या है आपका, R1 के बराबर, तो इसका मतलब R2 कितना हो गया, n स्क्वायर R1। तो देखो ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला निकल गया, ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला निकल गया, पहले के रेजिस्टेंस को जितने टाइम खींचा है, जितने टाइम्स उसका लंबाई बढ़ाया है खींच के, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग शॉर्टकट भी बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टकट होता है, इवन 12th वालों तक को हम लोग ये रखवाते हैं। कई बार जेई के मेंस के क्वेश्चन, केवीपीवाई के क्वेश्चन, एनटीएससी में क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आते हैं। R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1। अब यहां इस क्वेश्चन में देख लो क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम मतलब R1 की वैल्यू कितने टाइम इंक्रीज किया, ट्वाइस, मतलब डबल, एन की वैल्यू 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज्ड बाय, बात समझ रहे हो। अभी देखो ये क्वेश्चन में अभी एक और कैच है, अभी आप पकड़ नहीं पाओगे, मैं आपको पकड़ के दिखाता हूं। इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस मतलब 2L1 बढ़ा दिया, तो एक्चुअल कितना हो गया, वो L1 तो था प्लस 2L1 बढ़ा दिया, तो वो 3L1 हो गया। आप समझो बात को, समझ गए, ट्वाइस लेंथ बढ़ाया है, मेरे को तो टोटल लेंथ चाहिए ना, L1 तो पहले से था, ट्वाइस बढ़ा दिया, तो अब तो टोटल 3L1 हो गया ना, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 नहीं होगी, 3 होगी। अब लगा लो फॉर्मूले में, R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, n मतलब 3 का स्क्वायर इंटू R मतलब 5, तो ये टोटल हो जाएगा 45 ओम। देखो अगर खींच के आप बढ़ाते हो लेंथ को तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जा रहा है,
ठीक है, कितना बढ़ गया, 45 ओम तक पहुंच गया, एन स्क्वायर बढ़ेगा, एन नहीं बढ़ेगा, एन स्क्वायर बढ़ेगा। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, अच्छा सर 3 टाइम्स लेंथ बढ़ाया है तो आर इज इक्वल टू तो रो एल बाई ए होता है, तो 3 टाइम्स बढ़ाया तो पहले 5 था, मतलब 3 गुना बढ़ जाएगा, तो पहले 5 ओम था तो उसका इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 ओम हो गया। गलत हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो गया वो, 45 ओम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वॉल्यूम सेम होता है, खाली लेंथ नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो कम होगा, वो भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख करके नोट कर लो, या इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में नोट कर लेना। ये बुक्स में नहीं समझाया हुआ होता है, स्कूलों में मुझे नहीं पता आपको समझाया या नहीं समझाया। तो यहां तक के पॉइंट समझ में आ रहे हैं, जरा एक बार हैंड रेस करके बताओ सब। ठीक है, आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन है। ठीक है, यहां तक के पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड। तो जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे, पिछले क्लास का वीडियो ले लो, आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको बोलूंगा जितना जल्दी जल्दी हो सके आप लोग ऐप डाउनलोड करो, ताकि हम आपको क्वेश्चंस दे पाए। ठीक है, तभी तो मजा आएगा। खाली पढ़ाने का मतलब थोड़ी है यार कि मैं बैठ के यार रामायण थोड़ी चल रही है ना। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज बोलता हूँ, देखो आप बचपन से भागवत पुराण, माता की चौकी, दुनिया भर के अटेंड कर रहे हो, लेकिन आज भी जाते हो तो मुंह खाली हिलाते हो, आपको गाना याद होता ही नहीं। 5-7 साल से कर रहे हो, कोई एक आध भजन के 5-6 लाइन तक याद रहते हैं तो याद रहते हैं, अदरवाइज याद नहीं होता। याद कोई चीज कब होती है, व्हेन यू डू द प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप उसको खुद से घर पे गाओगे तब तो याद होगा, घर पे आके थोड़ी गा रहे हो आप। तो वैसे ही ये भी जो क्लास है ये भागवत पुराण बन जाएगी आपके लिए, अगर आप इसको घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे साथ साथ में तो, राइट। तो अगर आप इसे भागवत पुराण नहीं बनाना चाहते, ठीक है, अच्छा भागवत पुराण में देखो पंडित का नुकसान थोड़ी, उसको तो पता है तुम जितने बार ना रटो अच्छा है, हर बार तुम मेरे को बुलाओगे, क्योंकि रट लोगे तो बुलाओगे थोड़ी, तुम खुद कर लोगे, तो हर बार तुम मुझे दक्षिणा दोगे। तो हमारे साथ भी वही है कि भैया हमें तो अच्छा है कि अगर आप उसको ना रटो, ठीक है, आप जितना फंसोगे उतना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऑन ए जेन्युइन बेसिस, सीरियस नोट पे, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, आपके पास एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन तो है, लेकिन हम आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन देंगे। तो वो क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ऐप के लिए बेटा आप हमारे कोऑर्डिनेटर से बात करो, वो आपको पूरे ऐप का डिटेल लिंक भेजेंगे, आप उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आप को ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार भी मार लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये सब 12th वाले तक को सिखाना पड़ता है, ये स्पेशल शॉर्टकट केसेस हैं ये। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका इस पूरे चैप्टर की जान। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की जान क्या है, इस पूरे चैप्टर की जान क्या है, जल्दी बताओ। इस पूरे चैप्टर की जान है ओम्स लॉ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे उससे, और सबसे मजेदार चीज है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ समझ में आ गया, ओम्स लॉ को अप्लाई करना सीख गए तो समझ लो सब कुछ सीख गए। ठीक है, और नहीं तो सब मिथ्या है ना। अब हम लोग, मैं थोड़ा ओम्स लॉ पे आपको ज्ञान दूंगा बहुत सारा, और उस ज्ञान को आप जरा सुनो समझो। ठीक है, पहले तो अभी तक बताओ, अभी तक जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो हैंड रेस करो जरा सा, फटाफट, फटाफट से जरा हैंड रेस कर दो। ठीक है, बातें सुन के मजा आ रहा है, समझ में आ रही है तो, राइट। अच्छा, मतलब मजा करने आए हो तुम लोग यहाँ पे हैं। चलो, चलो ओम्स लॉ को पढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आप मेरे को इसका जवाब देना, राइट, चैट में, चैट में लिख के सब लोग इसका जवाब बताएंगे मेरे को। फटाफट रेडी हो जाओ, एकदम चैट बॉक्स ओपन रखो, और मेरा सवाल खत्म होते ही मेरा आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। बी रेडी, ठीक है। एक लकड़ी के टुकड़े के दो टुकड़े करने में, ठीक है, दो पीस करने में 2 मिनट का टाइम लगता है, तो 3 पीस करने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? फटाफट आंसर। एक लकड़ी के 2 पीस करने में 2 मिनट टाइम लगता है, तो 3 पीस करने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी चैट कर, चैट में मेरे को लिख के बताओ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, चलो देखो, लकड़ी के दो टुकड़े अगर हमें करने हैं तो एक बार कट करना पड़ेगा। लकड़ी के दो टुकड़े करने तो एक बार कट करना पड़ेगा, मतलब एक कट को करने का टाइम आपका 2 मिनट का है।
लकड़ी के 3 पीस करने हैं तो आपको 2 बार कट करना पड़ेगा। 1 2 3 पीस हो गए। एक पीस को, एक कट का टाइम आपका 2 मिनट था, तो 2 कट का टाइम आपका कितना हो गया, 4 मिनट हो गया। तो लकड़ी के 2 टुकड़े करने के अगर 2 मिनट हैं तो 3 टुकड़े करने के 4 मिनट हो गए, ना कि 3 मिनट। ठीक है, तो आपको यहां पे ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा गया था कि द ओनली वन थिंग विच इज वेरी कॉमन, ठीक है, इस कॉमन सेंस। तो ये जबरदस्ती का सवाल था, जस्ट आपका थोड़ा सा मूड रिलैक्स करने के लिए, बहुत फिजिक्स पढ़ के बोर ना हो जाओ, इसका कोई हमारे फिजिक्स से लेना देना नहीं है, राइट। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब सिंपल सा ये है, पहले तो ये समझो ओम्स लॉ, ओम्स ने लॉ दिया कैसे और किस बेसिस पे दिया। ओम्स ने पहले क्या किया, बहुत सारे कंडक्टर्स को लैब में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे उस पर करंट फ्लो करा के कॉमन स्टडी करी। किस चीज की स्टडी थी ये स्टडी थी रेजिस्टेंस की। ठीक है, और उसने ये एक्सपेरिमेंट खाली कंडक्टर्स पे नहीं किया, उसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्टर्स पे भी किया, इंसुलेटर्स पे भी किया, सेमीकंडक्टर पे भी किया, सुपरकंडक्टर पे भी किया। ठीक है, वो ये देखना चाहता था कि बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट वोल्टेज में कैसा बिहेव करता है, बिकॉज वोल्टेज इज नथिंग बट एनर्जी। ये मैं कई बार आपको बता चुका। ठीक है, तो अब ओम्स ने क्या किया कि उसने एक चीज बताई कि भाई अगर आप किसी कंडक्टर में आप एक वोल्टेज देते हो, ठीक है, तो वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, वो वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। क्लास 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो, 10th क्लास के आप स्टूडेंट हो, और वोल्टेज और करंट को आप अगर समझ रहे हो और आपने मैथ्स में पहला चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो आपको यह चीज पता है कि ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जो कि मोनोनोमियल हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, है ना, यानी y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू भी 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। अगर ये नहीं पढ़ा है और आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया तो आपका टीचर बहुत गलत कर रहा है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको 11th में कोई भी चीज ले लो, आप चाहे कॉमर्स लो, चाहे ह्यूमैनिटीज लो, चाहे आप फिजिक्स साइंस पीसीएम लो, पीसीबी लो, हर जगह यूज होगी ये ग्राफ, बेसिक बेसिक ग्राफ। ठीक है, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपको बहुत सारे ग्राफ उसने सिखाए होंगे पॉलिनोमियल के अंदर। अगर नहीं सिखाए हैं तो आप हमारी क्लास अटेंड करना, इसमें हमारे जो सर होंगे आपको सारी चीजें सिखाएंगे। क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल और एपी, ये 3 बहुत मेजर चैप्टर हैं आपके। ठीक है, जिसके आपको बहुत अच्छे डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ती है आगे। तो देखो, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो ये होता है आई आर। मतलब आर क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। थोड़ा मैथ समझने की कोशिश करो, ये सब पढ़ा है आपने, V इज इक्वल टू आई आर आपको पता है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी समझो जरा, तब आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो V इज इक्वल टू आई आर में क्या है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो वोल्टेज वेरिएबल है, राइट, वोल्टेज आपका वेरिएबल है। अगर मैं मान लो वोल्टेज को वाई एक्सिस पे प्लॉट करूं, करंट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूं, तो मेरे को जो इसका ग्राफ मिलेगा ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, पहली बात। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लो, वोल्टेज और करंट जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसा ही पॉलिनोमियल बन गया जो कि आपका, जिसकी डिग्री 1 है, वोल्टेज की पावर भी 1, करंट की पावर भी 1। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कहां, इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर। मैं आपको वो बेसिक वो बातें नहीं बता रहा जो आपको स्कूल टीचर बताया, जो आप रट के बैठे हो। ठीक है, कि voltage is directly proportional to current under the constant temperature and the same physical condition, this is Ohm's law। ये आपने पढ़ा हुआ, ये सब बातें आपको, मतलब पता है, आपको बहुत अच्छे से रटा हुआ है, इस पे हम बात नहीं कर रहे। हम थोड़ा सा इसके आगे की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन बोर्ड में आए थे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पेपर बहुत अच्छा हुआ था और बच्चे कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, वो पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूं यहां पर। तो अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे जरा मैसेज में फटाफट लिख के बताओ, ठीक है, मैं आपसे जो पूछूंगा ईमानदारी से बताना, क्योंकि आपके जवाब देख के मैं ये डिसाइड करूंगा किस लेवल से शुरू करूं मैं, क्योंकि मैं आपको बहुत अलग सी चीज बताने जा रहा हूं। आपने ये वर्ड स्लोप सुना है क्या, इसका मतलब पता है क्या आपको?
चैट पे मुझे बताओ फटाफट से। ठीक है, स्लोप का आपको एग्जैक्ट मतलब पता है कि स्लोप क्या होता है? ठीक है, ओके, जो लोग यस लिख रहे हैं जरा कोई मुझे कोई भी एक जन उसमें को डेफिनेशन जरा टाइप करके दिखाओ, स्लोप किसको बोलते हैं? एनी वन ऑफ यू जो लोग यस लिख रहे हैं, एक बार मेरे को डेफिनेशन खाली आप बता दो, स्लोप किसको बोलते हैं? चलो, तो इट मींस आपको को किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे मुझे समझ में आ गया ना मुझे कहां से शुरू करना है। ये थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ में इसको सुनो, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट बता पाऊं जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, और वैसे मैं क्वेश्चन भी अभी आपको कराऊंगा। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, मान लो अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो क्या हो गया ये, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लूं मैं, और इसका कोऑर्डिनेट में x2 y2 ले लूं। ठीक है, राइट। तो स्लोप का मतलब होता है, देखो स्लोप का इंग्लिश में मतलब होता है ढलान, है ना, इंक्लाइंड, झुका हुआ। लेकिन मैथमेटिकली इसका आपको मतलब समझना है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्टेंस दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्लोप। ठीक है, समझ लो, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो एक बार सुन लो। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कितनी झुकी हुई है, ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, ये होता है स्लोप, राइट, ये होता है स्लोप। अभी आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन में समझो, जब 11th क्लास में हम जाएंगे तब मैं आपको इसको कर्व में समझाऊंगा, अभी कर्व के चक्कर में मत पड़ो, आपको कर्व और एग्जाम में नहीं आएगा, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो ये जो थीटा है ये स्लोप है। अच्छा, एंगल मेजरमेंट का तरीका भी आपको आपने पढ़ा होगा, मैंने पता नहीं मुझे पता है कि नहीं पता है, देख लो। एंगल मेजरमेंट क्या रहता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप नापते हो तो उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हो तो उस एंगल को हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको बेसिक पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लो। ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन के कारण मेरे को थोड़ी सी कहानी आपको सुनानी पड़ेगी, तब वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया थीटा, राइट। अब देखो क्या होगा कि जब मान लो कहीं से भी, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कहीं भी मेजर करोगे, मान लो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने बहुत सारी लाइन खींच दी, कहीं भी आप मेजर करोगे तो ये थीटा ही तो रहेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से प्लॉट किया, ऐसा स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, और सपोज करो मैं बोलता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए सी डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, तो देखो इसका कोऑर्डिनेट सी का कितना है, x2, मतलब एक्स एक्सिस पे x2 डिस्टेंस, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है आपका x1, मतलब एक्स एक्सिस पे x1 डिस्टेंस, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर मैं बी सी को नापूं तो बी सी मेरा कितना हो जाएगा, y एक्सिस पे ये y1 है और ये y2 है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया y2 माइनस y1। तो जो स्लोप होता है वो होता है थीटा, और थीटा को नापने का तरीका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा हुआ है आपने मैथ्स में, दैट इज tan थीटा। ठीक है, तो ट्रायंगल अगर मैं ले लूं ए बी सी, तो इसमें tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो BC परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AC, तो BC की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1, और AC की वैल्यू क्या हो गई आप, x2 माइनस x1। तो कभी भी स्लोप क्या होता है हमेशा, y दो पॉइंट के बीच देकर अगर आपको स्लोप निकालने बोला जाए तो क्या करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिमाग लगाने का ही नहीं, दैट इज स्लोप, दैट इज स्लोप। ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो ये चीज आपको 9th क्लास से आ रही होती है, मोशन में हम लोग सिखा देते हैं, मोशन चैप्टर में ये चीज सिखानी पड़ती है। ठीक है, दैट इज स्लोप। अब ये चीज आपको मैं अभी क्यों समझा रहा हूं, ये समझो कि मान लो, ठीक है, इस बेटा इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ नहीं, तो आप प्लीज साथ साथ में नोट कर लेना, मैं बहुत इस पे क्वेश्चन पे भी मैं आपको कराऊंगा। मान लो
कि अगर मैंने ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया, ठीक है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया, ठीक है, और इसमें अगर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो टेन थीटा मुझे स्लोप क्या मिलेगा, V2 माइनस V1, वाई एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय करंट, एक्स एक्सिस पे क्या करंट है, I2 माइनस I1, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, R। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस। समझ में आई बात, स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस। ये $1,000,000 पॉइंट मैंने आपको बताया, आपके सिलेबस में जरूर है, बट आई एम 99% श्योर कि बहुत सारे लोगों को जो पता नहीं होगा, पढ़ाया नहीं गया होगा, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर ही, मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो चलो मेरे को फटाफट हैंड रेस करके बताओ, फटाफट से जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, ठीक है ना, कांग्रेस का निशान बनाओ जल्दी, भले बीजेपी पार्टी के हो तब भी कांग्रेस का निशान बनाओ, राइट। स्लोप को आपको समझना है, स्लोप का मतलब क्या है कि आप अगर कोई ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पे अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हो, राइट, हाँ बिल्कुल, एक बार और समझाते हैं। अगर आप समझो, एक चीज समझो, स्लोप में निकाल क्यों रहा हूं, है ना, पहले तो ये समझो स्लोप की जरूरत क्या है निकालने की, ये मैथ्स है। तो स्लोप निकालने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं एक्स वाई एक्सिस पे, और अभी अभी मैंने बोला कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका बनेगा, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। भैया जब आपने वोल्टेज नहीं दिया तो करंट भी नहीं है, तभी ये 0 0 से चालू हो रहा है, तो ये तो ग्राफ बना रहे हैं ना, ये मैथ्स है। अब ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अब ये चीज समझना, मैं आपको सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन में ऐसी खींचूं और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसी खींचूं, ठीक है, मैं बोलूं ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, मैंने आपको ना एक ग्राफ दे दिया, आप दुकान पे आए, मैं दुकान में हूं, ठीक है, मैंने आपको एक ग्राफ दिया, मेरे पास ये 3 मटेरियल का वायर है, उसका ये वीआई ग्राफ है, आप बताओ आपको कौन सा चाहिए, ठीक है, आप दुकान पे आए, आप मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रिकल का सामान या बड़े बड़े मतलब काम जब घर में वायर लगते हैं सब, अभी आपने नहीं किया होगा, होता है ऐसा, उसमें हमें मिलता है, गाड़ी खरीदने जाओ तो आपको मैनुअल दिखाया जाता है, तो थोड़ी इंजीनियरिंग आनी जरूरी है। तो क्या होगा, आपको ग्राफ दिखा दिया, बोला कि ये 3 ग्राफ है साहब, ए बी सी, 3 मटेरियल का वायर मेरे पास पड़ा हुआ है और उसका ग्राफ ये है, ठीक है, आप देख के बता दो आपको कौन सा चाहिए, कौन सा लोगे, हम सी खरीदेंगे कि हम ए खरीदेंगे, हम सी खरीदेंगे कि हम ए खरीदेंगे कि हम बी खरीदेंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन में यहां से खींचूंगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में यहां से खींचूंगा, राइट, और अब देखो मैंने तीनों वायर को सेम वोल्टेज दे दी ना, ये पॉइंट मान लो ये 10 वोल्ट का है, तीनों वायर को मैंने सेम वोल्टेज दे दी, तो मेरे को करंट कहां ज्यादा मिल रही है, ए पे, तो सेम वोल्टेज देके ज्यादा करंट मिले, मेरा पर्पस क्या है वायर का, ज्यादा करंट भिजवाना ना, तो सेम वोल्टेज देके ज्यादा करंट मिले, वही वाला तो वायर लेंगे, ठीक है, वही वाला तो वायर लेंगे कि जहां मैं सेम वोल्टेज दूं और करंट मुझे ज्यादा मिले, रेजिस्टेंस मेरा वायर का कम हो, लेकिन मुझे मेरे पास सिर्फ अवेलेबल ग्राफ था। अब मुझे तो ये चीज देखते ही पता चल गई थी, कैसे देखते पता चली थी, स्लोप से। तो स्लोप क्या होता है आपका, मैथमेटिकली स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर आपने ग्राफ खींचा है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो स्लोप है। समझो बात को, वो क्या दे रहा है आपको, स्लोप दे रहा है। तो मैंने यह मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि ये एंगल मेरा थीटा है, सपोज कर लेते हैं हम लोग, और अगर मैं इस पैरेलल इस एक्स एक्सिस के ये लाइन खींचूं या ये लाइन, कहीं से भी नापो ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है, सेम होगा हर जगह पे, कहीं से भी नाप लो, कर्व का चेंज होता है। तो मैंने क्या बोला, कर्व की हम बात ही नहीं करेंगे, कर्व हमारे सिलेबस में है ही नहीं, भूल जाओ कर्व को, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, हर चीज सेम होगी। तो ये थीटा जो मैंने नापा, तो मेरे को क्या चाहिए, स्लोप, स्लोप अब थीटा तो है, लेकिन थीटा क्या एंगल रख, मतलब मैं वहां पे जाके अपना प्रोटेक्टर रख के मेजर थोड़ी करूंगा उसको,
मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, तो हम हमेशा जब भी स्लोप निकालते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। टेन थीटा होता है एग्जैक्टली स्लोप ऑफ लाइन। अब टेन थीटा कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया फॉर्मूला लगा के। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, 2 पॉइंट का आपने कोऑर्डिनेट ले लिया, एक x1 y1 एक x2 y2। y2 माइनस y1 ये लाइन की लेंथ आ गई मेरी। ये सिंपल मैथ्स है, यहां मैंने कोई दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं। यहां से यहां तक का लेंथ y2 होगा, यहां से यहां तक का लेंथ y1 होगा, यहां से यहां तक का लेंथ आपका x2 होगा, यहां से यहां तक का लेंथ आपका x1 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया BC x2 माइनस x1। ठीक है, ये कितना हो गया आपका y2 माइनस y1। आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा ही तो मिलेगा भाई। तो हमने डिवाइड किया, मुझे टेन थीटा मिला, ये मतलब स्लोप है। अब मैंने बोला इसी को अब जरा फिजिक्स में सोचो कि अगर ये ग्राफ आपका वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा हुआ है तो एक्स वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज मिलेगा। एक्स एक्सिस पे क्या मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पे क्या मिलेगा आपको, करंट मिलेगा। तो जब आपने डिवाइड किया वाई एक्सिस y2 माइनस y1 की जगह v2 माइनस v1 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा i2 माइनस i1। तो मिल क्या गया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता क्या है, एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है ना। तो V बाई आई क्या होता है, R होता है। तो वोल्टेज को जब हम करंट से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो स्लोप है, ये जो ग्राफ का थीटा है, ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये जितना बढ़ता जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मेरे को देखते ही समझ में आ गया ए का रेजिस्टेंस कम है, सी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं तो वो वायर खरीदूंगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो। ज्यादा वाला क्यों ले जाऊंगा मैं, अपनी बिजली फालतू खर्चा क्यों करूं मैं तो वो वायर खरीदूंगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ही लास्ट आया आपको आया था, सिंपल 3 वायर आपको दे दिया उसने। अब मैं आपको यहाँ पे एक और कमाल दिखाता हूं। ठीक है, अभी समझ में आया, जल्दी जल्दी हैंड रेस करके बताओ। हम लोग एक टफ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं टफ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप घर पे रिवाइज करोगे एक बार और, तभी मैं बोल रहा हूं ऐप डाउनलोड करोगे, वीडियोस को 2-3 बार देखोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना आप स्मूथ हो जाओगे। मेरी गारंटी है, 4 ही चैप्टर है आपके फिजिक्स में। आप 2 महीना पढ़ो, दिसंबर एंड में 31 दिसंबर के पहले आप चैंपियन रहोगे फिजिक्स के। ठीक है, दिल्ली एनसीआर का हर बच्चा आपसे हार मानेगा, ये मेरा चैलेंज है। राइट, आपके सबसे ज्यादा नंबर आप ही के आने फिजिक्स में। और सेम यही मैथ्स में मैं करके दिखाऊंगा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं हम लोग साथ में मिलकर करके, कुछ चैप्टर वो पढ़ाएंगे, कुछ मैं पढ़ाऊंगा। मैथ्स और फिजिक्स को तो आप भूल जाओ कि मतलब आपको कोई छू भी पाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। हाँ बेटा, वो बैच कोड मांगेगा आपको। ठीक है, आप एक्चुअली हमारे पास में आपको इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, आपको कुछ नहीं करना। ऐप वही है, बैच कोड आपको नहीं डालना उसमें, वो सारा हमारा काम होता है। हम आपको ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे 10th की बैच में। ठीक है, तो आपको बस खाली इतना इंफॉर्मेशन देनी है। मुझे नहीं पता, एक बार मैं कल सारी डिटेल लूंगा ऑफिस से आप लोगों की। अगर आप लोगों का सबका ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा तो हमें बैच कल के कल, आप मान लो कल मॉर्निंग में आप लोग ऐप पे एडेड होगे और सारा मटेरियल आपको मिलना शुरू हो जाएगा कल से। राइट, अब देखो एक छोटा सा ना सवाल जो कि ना आया है, जरा इस पे बात कर लेते हैं हम लोग, एक आखिरी चीज हमारी आज की। ये देखो क्वेश्चन, सॉरी कल से हम लोग सीरीज पैरेलल सर्किट्स वगैरह करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें मजेदार होगा सब, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब कल तो नहीं। देखो ये 1.6 है, थोड़ा वैल्यू वो हो गई है इमेज में, ये 1.5 है, ये 1 है, और ये 0.5 है। देखो वही वोल्टेज करंट ग्राफ है। ठीक है, अब ये देखो ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, ये करंट की वैल्यू दे रहा है। आपको क्या बोल रहा है कि when the potential difference is 0.8, 1.2, ठीक है, 1.6, राइट। आप आपको बोल रहा है कि आप अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे आप स्लोप निकाल के बताओ। ठीक है, और व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस वैल्यूज। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा अभी अभी, क्योंकि मैंने सिखाया। आप यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो, और इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो, फिर इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो। ठीक है, और इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो, फिर आप इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो, है ना, और इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो। तो क्या हो गया आपका, ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट मिल गया,
ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अभी तो मैंने बताया आपको v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1, ठीक है। मतलब ये आपका कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, एक्स एक्सिस पे जो है y वाला पहले लिखेंगे, y पे क्या है आपका 0.5 है, x पे क्या है 0.2 है। यहाँ पे देखो y पे क्या है आपका 1 है, ठीक है, x पे क्या है आपका 0.4 है। यहाँ पे देखो y पे क्या है आपका 1.6 है, x पे क्या है 0.6 है, ठीक है। तो देखो y मतलब वोल्टेज v1 i1, v2 i2, v3 i3, इन दोनों पॉइंट को रख कर स्लोप निकालो, और इन दोनों पॉइंट को रख के स्लोप निकालो, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। क्यों सेम वैल्यू मिल रही, क्योंकि स्लोप तो सेम है ना, ये थीटा तो हर जगह सेम है। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो इस वायर का सेम है। अगर आप सिंगल स्ट्रेट लाइन बना रहे हो तो रेजिस्टेंस तो इस वायर का सेम है, तो ये सेम वैल्यू मिलेगी आपको। तो व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, आप यहां पे सिंगल लाइन लिखोगे, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड इट विल बी सेम फॉर सेम ग्राफ, ठीक है। मतलब एक ही ग्राफ के लिए ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, सेम होगी, या इट विल बी सेम की जगह इट विल बी कांस्टेंट लिख लो, इट विल बी कांस्टेंट। ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। एक वायर वीआई का एक ग्राफ मतलब एक मटेरियल को डिनोट कर रहा है, एक मटेरियल का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट। तो दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड दिस डेज, ठीक है। इस साल तो कोरोना का साल है, हो सकता है पेपर शायद इजी बना दिया जाए आपके लिए, लेकिन पिछले साल का साइंस बिल्कुल मस्त आया था, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो क्वेश्चन हिलेगा, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपने पढ़ा है लेकिन उसको आपको अप्लाई करना आता है क्या, आपको ओम्स लॉ समझ में आया है क्या, ठीक। ऐसे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और बिल्कुल आपको एकदम पक्के हो जाओगे आप, राइट।